नमस्कार, मैं सरोज कुमार। द सभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, जो पौधा जितनी जल्दी बड़ा हो जाता है उसकी उम्र उतनी ही कम होती है, जबकि सालों के दौरान बड़ा होने वाला वट वृक्ष सैकड़ों हजारों सालों तक खड़ा रहता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल की हार को इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। केजरीवाल के उत्थान और पतन के बीच मात्र 11 साल का फासला है। 11 साल के दौरान केजरीवाल का उत्थान होता है और जिस गति से उत्थान होता है उसी गति से उनका पतन भी हो जाता है। यानी जिन लोगों ने केजरीवाल का उत्थान देखा था उन लोगों ने अपनी आंखों से केजरीवाल का पतन भी देखा है। पतन शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये केजरीवाल की सिर्फ चुनावी हार नहीं है, राजनीतिक हार भी है। यानी केजरीवाल और उनकी पार्टी की राजनीति भी हारी है। हो सकता है केजरीवाल और उनकी पार्टी दोबारा चुनाव जीत जाए, मगर उनकी राजनीति हमेशा हमेशा के लिए हार चुकी है। और जिस नेता और पार्टी की राजनीति हार जाती है उसकी चुनावी जीत की संभावना भी धूमिल हो जाती है। केजरीवाल की स्थिति आज ऐसी ही है, मगर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह रही है, क्या कारण रहे हैं, इस पे तमाम चर्चाएं हो चुकी हैं। तमाम विशेषज्ञों, विश्लेषकों ने हर पहलू से, हर दृष्टिकोण से इस मुद्दे पर चर्चा किया है, उलट पलट कर इसे देखा है और तमाम सारे कारण आप सभी जानते हैं, सामने है, स्पष्ट है। मगर कुछ बातें, कुछ कारण ऐसे भी हैं जिन पर अभी चर्चा नहीं हुई है। तो आज हम उन कारणों पर चर्चा करेंगे। हालांकि इस चर्चा में भी विलंब हो चुका है, इसे हमें पहले ही आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था, मगर कुछ अपरिहार्य कारणों से हम इस चर्चा को आपके सामने नहीं ला पाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर केजरीवाल की जो गति हुई है उसके पीछे के क्या कारण है। तो केजरीवाल की राजनीति जो हारी है उसके पीछे 5 प्रमुख कारण हैं और इन सभी कारणों का बारी बारी से हम विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे और आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहला कारण है नीयत का ठीक न होना। यानी केजरीवाल की नीयत ठीक नहीं है, न तो पहले ठीक थी और आज भी ठीक नहीं है। आप याद कीजिए कि केजरीवाल की शुरुआत कैसे हुई है, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसके पीछे पूरा देश खड़ा हो गया। और उस आंदोलन में ताकत किसकी लगी हुई थी, किन किन लोगों की ताकत लगी हुई थी? आरएसएस और बीजेपी की। आरएसएस और बीजेपी के लोग पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे दोनों जगह पे खड़े थे और केजरीवाल उस आंदोलन के नायक थे। यहाँ हम आपको स्पष्ट कर दें कि जो लोग ये कहते हैं कि अन्ना हजारे केजरीवाल के गुरु रहे हैं, मगर वाकई में ऐसा नहीं है। हमारा मानना है कि अन्ना हजारे केजरीवाल के चेले रहे हैं और गुरु केजरीवाल है और ये गुरुता उन्होंने साबित कर दी है। तो केजरीवाल ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू किया, देश में भ्रष्टाचार खत्म करने की मुहिम चलाई, लोकपाल की स्थापना की मुहिम चलाई। देश में जितने भी राजनीतिक दल थे, जितने भी नेता थे, सबको उन्होंने भ्रष्ट कहा और इतना लंबा आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन कि तत्कालीन सरकार हिल गई और संसद में लोकपाल विधेयक पारित करना पड़ा। मगर आज लोकपाल कहाँ है, उसकी चिंता किसे है? जो व्यक्ति उस आंदोलन के पीछे की धुरी था, अरविंद केजरीवाल, जब वो स्वयं सत्ता में आता है तो लोकपाल को ताक पर रख देता है। दिल्ली में ही लोकपाल का गठन नहीं हो पाया, दूसरे राज्यों को तो छोड़ दीजिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जिसके लिए पूरा आंदोलन खड़ा किया गया वही नहीं हुआ और उसके बदले आपने सत्ता हासिल की। यानी आपकी नीयत ठीक नहीं थी। आंदोलन का जाहिर उद्देश्य भले ही भ्रष्टाचार को खत्म करना था, मगर उसका असल उद्देश्य सत्ता हासिल करना था। जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पहले जाहिर नहीं की थी और इसी कारण बीजेपी और आरएसएस के लोग उस आंदोलन में शामिल हुए। मगर जैसे ही केजरीवाल ने अपने असली एजेंडे को सामने रखा, यानी राजनीति में उतरने का एजेंडा, वैसे ही बीजेपी के लोग अरविंद केजरीवाल से अलग हो जाते हैं।
वे सब अपने अपने खेमे में लौट गए। कई लोगों ने सत्ता में भागीदारी की, चुनाव लड़े। तो उस आंदोलन का फल ये हुआ कि यूपीए सत्ता से बाहर हो गई, बीजेपी सत्ता में आई और केजरीवाल सत्ता में आए। और भ्रष्टाचार का मुद्दा जहां था वहीं पर दफन हो गया। तो अब इसे आप क्या कहेंगे? यदि केजरीवाल की नीयत ठीक होती, उस आंदोलन की नीयत ठीक होती, तो क्या ऐसा होता? इसका मतलब ये भी होता है कि वो पूरा आंदोलन फर्जी था, फ्रॉड था, झूठ था, जनता के साथ धोखा था, क्योंकि उसका असल उद्देश्य सत्ता हासिल करना था। तो जब आपकी नीयत ठीक नहीं होती है तो उसकी नियति वही होती है जो आज केजरीवाल की हुई है। तो इसलिए केजरीवाल के पतन में उनकी नीयत की एक बड़ी भूमिका रही है। दूसरा कारण आम से खास बन जाना। आप सभी जानते हैं कि केजरीवाल ने जब राजनीति में कदम रखा तो आम आदमी बनकर, उनके पास कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि अपनी नहीं थी, मगर राजनीति करनी थी, राजनीति में सफल होना था। और सफल तभी हो सकते थे तो जब जनता उनके साथ बनी रहे। और उसके लिए उन्होंने तरह तरह के वादे किए। ईमानदारी की राजनीति का वादा किया, अलग तरह की राजनीति का वादा किया। आप उनके पुराने भाषणों को उठा करके सुनिए, आप खुद स्पष्ट हो जाएंगे क्या क्या नहीं कहा था उन्होंने कहा था हम जनता की राजनीति करने आए हैं। उन्होंने आम जनता का आह्वान किया था राजनीति में शामिल होने का, राजनीति में भागीदारी करने का। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी का उम्मीदवार वे नहीं तय करेंगे, जनता तय करेगी। जनता जिसे चाहेगी वो चुनाव लड़ेगा, वो राजनीति में आएगा, वो सत्ता में आएगा। उन्होंने कहा था कि मंत्रियों के इतने बड़े बड़े बंगले क्यों होने चाहिए, गाड़ियों के इतने बड़े बड़े काफिले क्यों होने चाहिए, इतनी सुरक्षा क्यों होनी चाहिए। जो जनता के लिए काम कर रहा है उसकी जीवन शैली इस तरह की क्यों होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो इस वीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे। 2 कमरे पर्याप्त है रहने के लिए, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, जनता के बीच रहकर जनता के लिए काम करेंगे, राजनीति को बदलेंगे, देश को बदलेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि लोग कहते हैं कि राजनीति कीचड़ है, तो अब वे कीचड़ में उतरकर इस कीचड़ को साफ करेंगे। ये केजरीवाल की बातें थी उस समय जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, आम आदमी पार्टी का गठन किया था। इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी आम आदमी रखा। जनता को भरोसा हो गया कि वाकई में ये तो अलग तरह की राजनीति है। नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में लोगों ने लाइन लगा लगा करके आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली थी। उम्मीद की एक नई किरण जगी थी, व्यवस्था परिवर्तन की किरण। केजरीवाल को सत्ता भी मिली, दिल्ली की सत्ता। और शुरुआती दिनों में कुछ हद तक उन्होंने अपने वादों पर अमल करने की कोशिश भी की। कई मुद्दों पर उन्होंने रायशुमारी की, जनता की राय ली। मगर जैसे जैसे सत्ता का रंग गहरा होता गया, केजरीवाल का रंग भी बदलता गया। उनका असली रूप, असली एजेंडा धीरे धीरे सामने आने लगा। एक समय था जब केजरीवाल जिस दिशा में चलते थे हुजूम उमड़ पड़ता था। एक आह्वान पर जनता उमड़ पड़ती थी उनके पक्ष में, उनके समर्थन में। एक आह्वान पर चंदे से जनता आम आदमी पार्टी के खजाने भर देती थी। मगर एक दौर वो भी आया जब वे भ्रष्टाचार के मामले में जेल में गए। उनकी पत्नी ने आह्वान किया कि अगर इस समय केजरीवाल का साथ नहीं दिया जाएगा तो फिर कभी कोई ईमानदार व्यक्ति राजनीति में नहीं आएगा। मगर बहुत देर हो चुकी थी। केजरीवाल के चेहरे से ईमानदारी का नकाब उतर चुका था, कोई साथ में खड़ा नहीं हुआ। तो कहने का मतलब, जो आपकी असली पूंजी थी आप उसे ही भूल गए, उसे ही आपने दरकिनार कर दिया। आपके पास कुछ भी नहीं था, आपके पास जनता का भरोसा था। और वो भरोसा इसलिए था कि लोग जानते थे कि आदमी आया है अलग तरह की राजनीति करने। मगर आप भी उसी कतार में खड़े हो गए जिस कतार में तमाम नेता खड़े थे, तमाम दल खड़े हैं। तो जब आप आम से खास बन जाते हैं तो जनता का भरोसा आपसे टूटना ही था, और वो टूटा। तो केजरीवाल की जो ये गति हुई है, इसके पीछे तीसरा कारण है विचारधारा का न होना। केजरीवाल की कोई विचारधारा नहीं है, उनकी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बात उन्होंने स्वयं कई बार कही है, अक्सर कही है। उन्होंने कहा है कि लोग पता नहीं किस विचारधारा की बात करते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता कि विचारधारा क्या चीज़ होती है। हमारी विचारधारा तो जनता की सेवा है, हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि हमें जनता की सेवा करनी है।
ये सच है कि उन्होंने कुछ हद तक जनता की सेवा की। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। महिलाओं को मुफ्त बस की सुविधा दी, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, इन सारी चीज़ों से निश्चित रूप से जनता को लाभ हुआ है, खासतौर से जो गरीब तबका है। मगर इसके अलावा भी जो उन्होंने किया वो तो जनता की सेवा नहीं है। जिस केजरीवाल ने वादा किया था कि हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, उसी केजरीवाल ने अपने आवास के लिए, अपने रहने के लिए शीश महल बनाया, करोड़ों रुपए खर्च किए उसके रिनोवेशन में। तो जनता आपको कैसे ये मान ले कि आप आम आदमी हैं? तो ये जो इतना विचलन हुआ है केजरीवाल के स्वभाव में, आचरण में, उसकी एकमात्र वजह यही है कि उनकी और उनकी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। यदि विचारधारा होती तो वो विचारधारा उन्हें इस पतन से रोकती। इतने जल्दी वे इतने नीचे नहीं गिर पाते। चूंकि कोई विचारधारा नहीं थी, इसलिए वे अवसर के अनुसार बदलते रहे। आपको याद होगा कि जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था तो जो भी उसके कार्यक्रम होते थे, मंच पर महात्मा गांधी की तस्वीरें लगाई जाती थी, झंडे का रंग सफ़ेद होता था। मगर जब उन्हें ये समझ में आया कि वोट तो अंबेडकर के नाम पे मिलता है, और उसके बाद जैसे ही पंजाब में थोड़ी सफलता मिलती है तो गांधी मंच से गायब हो जाते हैं। उनकी जगह पर अंबेडकर और भगत सिंह आ जाते हैं। निश्चित रूप से ये दोनों महापुरुष पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, इन्हें सम्मान मिलना ही चाहिए। मगर केजरीवाल की नज़र में, केजरीवाल के आचरण में जिस तरह का विचलन हुआ, अवसर के अनुसार, जैसे ही अवसर आया, गांधी के स्थान पर अंबेडकर और भगत सिंह आ गए। झंडे का रंग भी बदल गया, नीला और पीला। नीला रंग बाबा साहेब अंबेडकर के लिए और पीला रंग भगत सिंह के लिए। यानी यदि भविष्य में अंबेडकर और भगत सिंह वोट दिलाने में नाकाम होते हैं तो हो सकता है कि केजरीवाल के आइकन दूसरे बन जाए, उनके झंडे का रंग भी बदल जाए। क्योंकि विचारधारा विहीन व्यक्ति बेपेदी के लोटे के समान होता है। उसका कोई भरोसा नहीं होता कि कब और किस दिशा में वो लुढ़क जाए। तो केजरीवाल के लुढ़कने का चौथा कारण है भ्रष्टाचार। अब जरा सोचिए, ये कितना आश्चर्यजनक और हास्यास्पद है कि जिस व्यक्ति ने शुरुआत ही भ्रष्टाचार के खिलाफ किया, वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ और उसे जेल तक जाना पड़ा, उसके मंत्रियों को जेल जाना पड़ा। ये अलग बात है कि केजरीवाल और उनके मंत्रियों को जिन आरोपों में गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया, यदि उस बिना पर गिरफ्तारी और जेल भेजने की कार्रवाई हो तो शायद ही कोई दल और उसके नेता जेल जाने से बचें। मगर सवाल ये नहीं है कि दूसरे दल और उसके नेता भी भ्रष्ट हैं। यहाँ सवाल ये है कि आप क्यों भ्रष्ट हो गए, आप इस भ्रष्टाचार के दलदल में कैसे फंस गए? क्योंकि आपने तो इस दलदल को साफ करने का वादा किया था और उसी वादे पर भरोसा करके जनता ने आपको सत्ता में बिठाया, कुर्सी पर बिठाया। तो ये तर्क आप टीवी की बहसों में दे सकते हैं कि दूसरे दलों के लोग भी तो भ्रष्ट हैं, दूसरे नेता भी भ्रष्ट हैं, हमने तो भ्रष्टाचार किया ही नहीं। मगर ये बात जनता के गले के नीचे नहीं उतरती। सिर्फ शराब घोटाले का मामला नहीं है, कई ऐसे मामले हैं जिनमें आम आदमी पार्टी के नेताओं और उनके मंत्रियों के संलिप्त होने की संभावना है। ये जनता जान चुकी है। तो जब आप भ्रष्टाचार मिटाने का वादा करके आते हैं और जनता आपका उस बिना पर साथ देती है और आप स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, तो फिर सवाल उठता है कि जनता आपका साथ क्यों देगी, आपके साथ क्यों खड़ी होगी? आपने एक ईमानदार प्रधानमंत्री को बदनाम किया, क्या क्या आरोप आपने उनके खिलाफ लगाया, मनमोहन सिंह के खिलाफ, झूठे आरोप, और आपकी महत्वाकांक्षा के कारण देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के कारण, और आज जो देश की राजनीतिक परिस्थिति बनी हुई है, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, तमाम सारी विकृतियां पैदा हुई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल। क्योंकि यदि वो आंदोलन नहीं हुआ होता तो आज देश की ये स्थिति नहीं होती। कह सकते हैं कि केजरीवाल ने उस आंदोलन के जरिए एक बहुत बड़ा अपराध किया है और वो अपराध अक्षम्य है। तो ये जो केजरीवाल का पतन हुआ है वो होना ही था, क्योंकि उन्होंने पतन के रास्ते पर ही कदम रख दिया था। तो अब आइए अंतिम और पांचवें कारण पर, और वो कारण है अहंकार। और ये हमारा कहना नहीं है,
जिन लोगों ने उनके साथ काम किया, जिन लोगों ने उनको यहाँ तक पहुँचाने में मदद, उन लोगों का कहना है कि केजरीवाल अहंकारी व्यक्ति, किसी की नहीं सुनते। वे अपना एक छत्र राज्य चाहते हैं और यही वजह रही कि आंदोलन के समय जितने भी प्रमुख लोग उनके साथ थे, तमाम लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। कोई एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, सारे लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे, मगर जिन जिन लोगों ने केजरीवाल का साथ छोड़ा, आज भी जो लोग छोड़ रहे हैं, उसकी एकमात्र वजह यही बता रहे हैं कि केजरीवाल अहंकारी व्यक्ति है, वो किसी की नहीं सुनते। तो अहंकार पतन की सबसे प्रमुख सीढ़ी है। तो जिस व्यक्ति के भीतर अहंकार आ जाए, उसका पतन होना सुनिश्चित है। केजरीवाल के साथ वही हुआ। तो जो व्यक्ति किसी की सुनेगा नहीं, वो लोकतांत्रिक कैसे हो सकता है? और जो व्यक्ति लोकतांत्रिक नहीं होगा, जाहिर है वो तानाशाह होगा, और जो व्यक्ति तानाशाह होगा उसका पतन होना ही है। तो केजरीवाल के पतन के पीछे के ये जो पांचों कारण है, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है। कारण तो और भी बहुत हैं, कई सारे कारण हैं। बीजेपी कैसे जीती, किस तरह से जीती, क्या क्या किया उसने इसके लिए, वो भी कारण है। चुनाव आयोग ने क्या किया, कैसे किया, किस तरह से बीजेपी की मदद की। मगर जो असली कारण है केजरीवाल के पतन के, उनकी राजनीतिक हार के, वे यही पांच प्रमुख कारण हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि जिस नेता और जिस दल की राजनीति हार जाती है, उसकी चुनावी जीत की भी संभावना धूमिल हो जाती है। तो आज केजरीवाल और उनकी पार्टी के भविष्य को लेकर जो शंकाएं और आशंकाएं जताई जा रही हैं, वो अकारण नहीं है, उसमें काफ़ी हद तक सत्यता है। बहरहाल आगे क्या होता है, केजरीवाल किस दिशा में जाते हैं, उनकी पार्टी का क्या होता है, आने वाला समय बताएगा। तो आज की सभा में बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, अपनी राय से हमें अवगत कराएं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हमें इंतजार रहेगा। और यदि ये चर्चा आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, मित्रों परिचितों को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह की चर्चा जब भी हम लेकर के आएँ, उसकी सूचना तत्काल आप तक पहुँच जाए। तो जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक और चर्चा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।